नमस्कार दोस्तों, मैं रामवीर तंवर। सर्दियाँ आ चुकी हैं, हमने गर्म कपड़े निकाल लिए हैं और गर्म कपड़े निकालने के अलावा ये जो मौसम शुरू हुआ है कड़कड़ाती ठंड का, ये माइग्रेशन के लिए भी एक परफेक्ट सीज़न होता है। और वो परफेक्ट सीज़न इसलिए होता है क्योंकि इंसानों के अलावा बहुत सारे ऐसे जीव-जंतु हैं जो मौसम के हिसाब से एक देश से दूसरे देश की यात्रा करते हैं, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट की यात्रा करते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ माइग्रेटरी बर्ड्स की, जिसको हम प्रवासीय पक्षी भी कहते हैं। और आजकल आपके आसपास जितने भी तालाब हैं, जोहड़, पोखर और स्पेशली वेटलैंड, बर्ड सेंचुरीज़, आप अगले 2-3 महीने आपको बहुत सुंदर-सुंदर माइग्रेटरी बर्ड्स देखने को मिलेंगे। ऐसे मेहमान देखने को मिलेंगे जो आपको अमूमन पूरी साल देखने को नहीं मिलते हैं। मैं इनको बहुत इम्पोर्टेंस देता हूँ, उसके कुछ कारण हैं, लेकिन हम उससे पहले जानेंगे कि आखिरकार मैं या बहुत सारे एनवायरमेंटलिस्ट लोग या खुद सरकार इस मुद्दे पर क्यों बार-बार बात करती है। ऑल्दो ये आम लोगों के लिए उतना महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं होता है क्योंकि बहुत सारे लोग इनको हार्म भी करते हैं, नुकसान भी पहुँचाते हैं। लेकिन अब हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कुछ लोगों की ज़िम्मेदारी बनती है कि आम लोगों को भी इसके बारे में बताया जाए ताकि वो अगर इसकी इम्पोर्टेंस पता रहेगी तो शायद इसको बचाने के लिए भी और इनको प्रोटेक्ट करने के लिए भी आगे आएँगे। तो माइग्रेटरी बर्ड्स या जिनको हम प्रवासीय पक्षी कहते हैं, ये वो पक्षी हैं जो मौसम के हिसाब से एक देश से दूसरे देश या एक रीजन से दूसरे रीजन की यात्रा करते हैं कुछ पर्टिकुलर समय के लिए। अच्छा मौसम में रहने के लिए, एक अच्छे वेदर में रहने के लिए या उनके अनुकूल टेम्परेचर जो कि तापमान जिस तापमान में वो रह सकते हैं, उसी तापमान में कुछ दिन गुज़ारने के लिए वो यात्रा करते हैं। इसमें उनके और भी कारण होते हैं। कई बार ऐसे जहाँ पे वो उनका घर होता है, बहुत ज़्यादा सर्दी होने के कारण वहाँ पे होता क्या है कि उनका खाना खत्म हो जाता है या बर्फ़ से ढक जाता है। तो ऐसे समय पे वो दूसरे देश की यात्रा करते हैं जहाँ पे बर्फ़ नहीं पड़ रही होती है या जहाँ पे उनका अनुकूल टेम्परेचर होता है, वहाँ पे वो यात्रा करते हैं, 2 महीने गुज़ारते हैं। जैसे ही फिर अपने इधर देश में अनुकूल टेम्परेचर होता है, सब ठीक हो जाता है, वापस आ जाते हैं। कुछ लोग ब्रीडिंग के लिए भी करते हैं, वो दूसरे देश में जाके अंडे देते हैं, जहाँ पे उनको लगता है कि हाँ, यहाँ पे अंडे में से बच्चा निकलेगा, तो वो सेफ रहेगा, उसको एकदम ज़्यादा सर्दी नहीं झेलनी पड़ेगी। ऐसे लिए भी बहुत सारे पक्षी हैं जो यात्रा करते रहते हैं। इसमें जो सबसे ज़्यादा इंडिया के अगर कॉन्टेक्स्ट में मैं देखता हूँ, तो अभी इस समय सबसे ज़्यादा पक्षी आएँगे साइबेरिया से। साइबेरिया एक रूस देश की एक ऐसी जगह है जहाँ पे -40 -50 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है। अब सोचिए -40 -50 डिग्री। उस समय पे वहाँ पे उतनी ज़्यादा सर्दी होती है, बर्फ़ के अलावा कुछ नहीं दिखता है, पक्षियों का सारा खाना ढक जाता है। इवन वहाँ की जो गाड़ियाँ हैं, लोग क्योंकि वहाँ पे रहते हैं, कुछ लोग भी माइग्रेट कर जाते हैं, ऐसे गर्म इलाकों में चले जाते हैं, लेकिन कुछ वहाँ पे रहते हैं। अगर आप गूगल पे, यूट्यूब पे उनकी बहुत सारी वीडियोज़ देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि लोग 2 महीने के लिए अपनी गाड़ी को ऑफ नहीं करते हैं, अपनी गाड़ी को बंद नहीं करते हैं। उसका कारण ये है कि अगर एक बार गाड़ी आपने बंद करी, फिर वो स्टार्ट होने वाली नहीं है 2 महीने से पहले क्योंकि वो जम जाएगा, उसके अंदर का जो ऑयल है, फ्यूल्स में प्रॉब्लम आ जाएगी, इंजन में प्रॉब्लम आ जाएगी, इसलिए 2 महीने तक उसको स्टार्ट करके रखते हैं ताकि इंजन गर्म रहे, जो उसका ऑयल है वो चलता रहे। तो सोचिए पक्षियों का क्या हाल होगा। तो पक्षी क्या करते हैं उस मौसम में, ये दिसंबर से और फरवरी तक का मौसम होता है जनरली। तो इस मौसम में वो शुरू करते हैं वहाँ से साइबेरिया से और सीधा इंडिया में आते हैं और इंडिया में भी वो अलग-अलग हिस्सों में जाते हैं। सबसे ज़्यादा उनका फ़ेवरेट जो मौसम है वो नॉर्थ इंडिया, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में उतनी गर्मी भी नहीं होती है और उतना टेम्परेचर डाउन भी नहीं जाता है। तो उन्हें जितना साइबेरिया में नॉर्मल टेम्परेचर होता है, उतना टेम्परेचर इधर आ जाता है। तो ज़्यादातर वो जम्मू एंड कश्मीर में बहुत सारे बर्ड सेंचुरीज़ हैं। इधर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में, हरियाणा हरियाणा में, उधर आप गुजरात में, तो बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे वो 2-3 महीने अपना गुज़ारते हैं। ज़्यादातर माइग्रेटरी बर्ड्स जिनका जो आप देखे होंगे जो जिनके पैर बहुत लंबे-लंबे होते हैं, वो ऐसे वाटर बॉडीज़ में जाना पसंद करते हैं जिसमें उथला पानी होता है। उथला पानी मतलब बहुत डीप पानी नहीं होता है, 2 फीट 3 फीट, जहाँ पे मतलब उनके पैर टिक सकें और वो अपना खाना ढूँढ सकें। ऐसे में जाते हैं। कुछ पक्षी होते हैं जिनको आइलैंड्स बहुत पसंद है, जो हम तालाबों में जैसे बनाते रहते हैं आइलैंड्स, या उनको थोड़ा घास चाहिए बीच में अपने अंडे छिपाने के लिए, वो उसमें जाते हैं। तो अलग-अलग की अलग-अलग चॉइस होती है, उसी हिसाब से ये अपना-अपना वाटर बॉडी सेलेक्ट कर लेते हैं, 2 महीने आराम से रहते हैं। अच्छा, अब हम सोचते हैं कि यार इनको रास्ता कैसे पता चलता है हर साल? रास्ता पता करने का ये कई तरीके इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले है ये जो मैग्नेटिक फ़ील्ड्स होते हैं अर्थ के, ये प्रकृति ने इनको उतनी ताकत दी है कि ये उस मैग्नेटिक फ़ील्ड्स को, अर्थ के मैग्नेटिक फ़ील्ड्स को यूज़ करके अपनी लोकेशन, अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच जाते हैं। कुछ होते हैं जो सन, स्टार्स और मून की मूवमेंट को भी रिलेट करके अपना ट्रैवल करते हैं और वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनको जगहें याद हो जाती हैं।
अगर मैं वहाँ से चल रहा हूँ तो यहाँ पे ये एक पहले वाटर बॉडी, जैसे हम याद करते हैं, अगर मुझे मान लो मुंबई जाना है, तो कुछ लोग होते हैं जिनको ऐसे रहती है कि बीच में एक हाईवे पड़ेगा, उससे लेफ्ट जाएँगे, एक गाँव पड़ेगा उससे। कुछ बर्ड्स को ऐसे भी वो इस्तेमाल करते हैं। तो ये प्रभु की एक अपने आप लीला है, प्रकृति की लीला है, किस तरह से कौन-सा पक्षी अपना यूज़ करता है रास्ता। लेकिन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। बहुत सारे बच्चे हैं, स्कॉलर्स हैं जो इस पे पीएचडी करते हैं। आज तक कोशिश करते हैं कि वो किस तरह से अपना रास्ता ढूँढते हैं। हालाँकि हमेशा ऐसा नहीं होता है कि जिस वाटर बॉडी में पिछली साल आए थे, उसी वाटर बॉडी में इस बार आएँगे। कई बार ऐसा होता है कि इस वाटर बॉडी में पिछली साल 1 लाख बर्ड्स आए थे, लेकिन जिस वाटर बॉडी में पिछली साल 10,000 आए थे, इस बार उसमें 1 लाख आ गए, इस तरह से आ गए, इधर 10,000 आ गए। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न कई बार वाटर क्वालिटी होती है, कई बार मौसम होता है, एयर पॉल्यूशन होता है, या उस तरह के, मान लो ये वेटलैंड है, सपोज़ करो ग्रेटर नोएडा का एक वेटलैंड है, पिछली बार यहाँ शांति थी, लेकिन इस बार क्या हुआ, कोई गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट शुरू हो गया। किसी बिल्डर ने अपना प्रोजेक्ट शुरू हो गया जिसमें बहुत ही ज़्यादा नॉइज़ पॉल्यूशन है, कंस्ट्रक्शन है, बहुत शोर-शराबा हो रहा है। तो बर्ड्स की तो बहुत बाद की बात है, हम खुद नहीं रहना पसंद करेंगे वहाँ पे, हम कई बार अपने लिए शांति की जगह ढूँढते हैं। वहाँ पे भी एक ऐसा इश्यू आता है, कई बार पानी की क्वालिटी उतनी अनुकूल नहीं मिल पाती है कि वो रह सकें। तो इस तरह से वो अपनी वाटर बॉडीज़ को सेलेक्ट करते हैं। इनके लिए पूरी दुनिया में कई फ्लाईवेज़ इनके बने हुए हैं। एक फ्लाईवे है जिसको हम अटलांटिक फ्लाईवे कहते हैं, एक है जिसको हम पैसिफिक फ्लाईवे कहते हैं। तो ये रूट्स हैं इनके। और इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो इंडिया में गवर्नमेंट इनके लिए बहुत सारे प्रयास करती है। जैसे बहुत सारी वाटर बॉडीज़ हैं जिनको रामसर रामसर साइट्स भी हम बोलते हैं। रामसर ईरान में एक कन्वेंशन हुआ था, एक समझौता हुआ था बहुत सारे दुनिया के देशों के बीच में। उसके मुताबिक बहुत सारी वाटर बॉडीज़ को एक स्पेशल टैग दिया जाएगा, और ये स्पेशल टैग कुछ वाटर बॉडीज़ को दिया जाएगा जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद उसके लिए फंड देगी, उसके लिए गार्ड छोड़े जाएँगे, उसके प्रोटेक्शन की व्यवस्था की जाएगी ताकि लोग वहाँ पे और ये पूरी दुनिया के एक नक्शे पे आ जाएँगी ये वाटर बॉडीज़। तो जैसे गुजरात का नल सरोवर वेटलैंड है, आप कभी गूगल करिएगा, बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स जाते हैं, और ये एक रामसर साइट है। ऐसे ही तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स हैं। तो ये वो साइट्स हैं जहाँ पे हर साल बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं। रामसर साइट्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ रामसर साइट में आएँगे, बहुत सारे ऐसे वाटर बॉडीज़ हैं जो रामसर साइट नहीं है लेकिन जाते हैं। वो बर्ड सेंचुरीज़ है, वेटलैंड है। अगर एनसीआर की बात करूँ तो ओखला बर्ड सेंचुरी है। ये दिल्ली नोएडा के बॉर्डर पे है। हर साल कई बार 10,000, 20,000, 30,000 तक माइग्रेटरी बर्ड्स वहाँ पे आते हैं। और थोड़ा-सा आप बढ़ेंगे तो इधर एक ग्रेटर नोएडा में सूरजपुर वेटलैंड है। वहाँ पे भी 24-25 हज़ार रुपए 24, 25, 30,000 तक भी माइग्रेटरी बर्ड्स वहाँ पे काउंट किए जाते हैं हर साल। आप थोड़ा-सा और आगे बढ़ेंगे तो एक है ग्रेटर नोएडा से धनौरी वेटलैंड। धनौरी वेटलैंड में सबसे ज़्यादा सारस क्रेन्स देखे जाते हैं। ये बहुत सुंदर लगते हैं। मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप जाएँ ना जाएँ, लेकिन आप अपने बच्चों को ज़रूर एक बार इस तरह की साइट्स दिखाएँ, क्योंकि जब तक बच्चों को हमेशा ये क्लास में पढ़ाया जाता है माइग्रेटरी बर्ड्स क्या होता है। मेरे छोटे-छोटे खुद के भी बच्चे हैं मेरे, वो हमेशा बताते हैं आज क्लास में माइग्रेटरी बर्ड्स पढ़ाए गए, क्यों वो इम्पोर्टेंट होते हैं हमारे लिए, ये सारी चीज़ें। मैंने कहा कभी आपने सच में माइग्रेटरी बर्ड्स को देखा है? तो वो कह रहे नहीं। तो हमारे 80% बच्चे जो शहर में रह रहे हैं वो सिर्फ़ किताबों से पढ़ेंगे, किताबों में ही देखेंगे और किताबों में ही उनकी दुनिया खत्म हो जाएगी। रियल में माइग्रेटरी बर्ड्स नहीं देख पाते हैं, और इनके देखने के लिए कोई आपको पैसा खर्च नहीं करना है। बस आपको एक दिन का समय निकाल के बच्चों को लेके जाना है ऐसी आस-पास की वाटर बॉडीज़ में जहाँ पे वो माइग्रेटरी बर्ड्स देख सकें, वो रियल दुनिया से हो सकें, ताकि वो बचा सके, इनके लिए कदम उठा सके, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का हिस्सा बन सकें। दूसरा जो अच्छा माइग्रेटरी बर्ड्स का अपना क्या इंपॉर्टेंस है हमारी दुनिया के लिए, अगर मैं ह्यूमन्स के लिए बात करूँ, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है उनका कि वो जब एक देश से दूसरे देश, एक रीजन से दूसरे रीजन, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट जाते हैं, तो वो अपने साथ बहुत सारे इस तरह के सीड्स भी लेके जाते हैं, जिसको हम पॉलिनेशन कहते हैं। वो यहाँ की वनस्पति जो है, फ्लोरा एंड फौना को दूसरे देश में जाके छोड़ता है, दूसरे देश से इधर भी लाके छोड़ते हैं। इससे क्या होता है, पूरी दुनिया आपस में कनेक्ट हो जाती है। आप कभी एयरपोर्ट पे देखेंगे तो इनका फ्लाई ज़ोन बने रहता है ना, यहाँ से उधर जाता है, फिर यहाँ से, इस तरह का इनका एक पूरा मैप बन जाता है। पूरी दुनिया को आपस में कनेक्ट करने का काम करते हैं ये। यहाँ की इस तरह की ग्रासेस या एक्वेटिक प्लांट्स को उधर लेके जाते हैं, उधर को इधर लेके जाते हैं, तो बहुत ही रोल ये हमारे लिए प्ले करते हैं। दूसरा, बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो आउट ऑफ कंट्रोल होने के लिए ही तैयार रहते हैं। वो आउट ऑफ कंट्रोल हुए, हमारी वाटर बॉडीज़ डैमेज हो जाएँगी, खत्म हो जाएँगी। उनको कंट्रोल करने में भी ये बहुत काम करते हैं, क्योंकि उनको ये खा जाते हैं। इस तरह से भी ये काम करते हैं। कई बार उल्टा भी होता है, क्योंकि एक देश में जो बीमारी आ गई है माइग्रेटरी बर्ड्स में, कई बार दूसरे देश में भी ले जाते हैं। वो बिल्कुल सेम वैसा ही होता है जैसा कोविड के दौरान होता है, लेकिन इसमें आप कोविड के दौरान जैसे ह्यूमन्स को आप लॉकडाउन में बांध सकते हैं, आप एयरपोर्ट बंद कर सकते हैं, आप बस बंद कर सकते हैं, आप आइसोलेशन सेंटर खोल सकते हैं, इनके लिए आप कुछ नहीं कर सकते। ये उड़ेंगे अपने मौसम में तो उड़ेंगे, आप मार सकते हैं बस, लेकिन वो कहीं न कहीं हो नहीं सकता।
जैसे पालतू हो तो आप उनको कंट्रोल कर, आपने न्यूज़ देखा है कई बार बर्ड फ्लू होता है तो 1 लाख मुर्गियों को गड्ढे में दफना दिया जाता है ताकि दूसरी मुर्गियों में ये बीमारी ना फैले। इनके साथ वैसा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन इनका बहुत इंपॉर्टेंस है हमारे रियल लाइफ में, जॉन में और उसमें। हम क्या कर सकते हैं इनके लिए, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आम आदमी क्या कर सकता है? सबसे पहले आम आदमी ये कर सकता है कि आम आदमी को इनके बारे में जानना चाहिए। कौन-कौन से माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ पे होते हैं, क्योंकि आपको पता रहे ये माइग्रेटरी बर्ड है, ये नॉन माइग्रेटरी बर्ड है। दूसरा, कई बार बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह के लिए अभियान चलाते हैं, इनिशिएटिव चलाते हैं। हम इसलिए उनका सपोर्ट नहीं कर पाते क्योंकि हमको खुद ही नहीं पता है कि ये कर क्या रहे हैं। अगर उनका हम सपोर्ट कर दें थोड़ा-सा तो शायद गवर्नमेंट को इनके लिए और अच्छी पॉलिसीज़ बनाने में मदद मिले। तीसरा, सबसे अच्छा है कि जो आस-पास की वाटर बॉडीज़ हैं उनको हम ज़्यादा पॉल्यूट ना करें या ना करने में अपना सहयोग भी ना दें। अगर उनका ज़्यादा अगर रख-रखाव नहीं हो रहा है, तो होगा क्या कि हमारा कंट्रीब्यूशन डायरेक्ट इन बर्ड्स के लिए होगा। अपने बच्चों को ज़रूर बताएँ इनके बारे में। और बहुत सारे लोग हैं जो इनका शिकार करते हैं, हंटर जिनको हम कहते हैं। ऐसे लोग अगर आपको करते हैं तो सच में उनको रोकिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप नॉन-वेज खाना बंद कर दीजिए, लेकिन बहुत सारे हैं, आप पालतू पक्षियों को करिए। इस तरह के माइग्रेटरी बर्ड्स को अगर हम नुकसान पहुँचाते हैं तो वो कहीं न कहीं हमारे देश के लिए भी एक कलंक होता है कि उनकी दुनिया में होता होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ के मेहमान उधर गए थे, उधर खा गए मार के। तो उस तरह की भी एक बातें चलती हैं, तो ये मेरा सुझाव है आपके लिए, मेरे सजेशंस हैं। बाकी माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए बहुत सारी ऐसी किताबें हैं, बहुत सारे ऐसे लिंक आपको दिख जाएँगे यूट्यूब पे, और सबसे ज़्यादा इस तरह की इन्फॉर्मेशन हमारे आपको भविष्य में इस यूट्यूब चैनल पे भी आपको मिल सकती है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और बेल आइकन भी दबा सकते हैं। मैं इसी के साथ आप सभी से इजाज़त लूँगा और अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू सो मच।